हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आई होप आप भी अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई और भी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है, हमने स्टार्ट किया हुआ है मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर, जिसकी ये 12th लेक्चर है स्टूडेंट, जिसमें हम मेटलर्जी पार्ट कवर कर रहे थे, जिसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल स्टडी कर रहे थे। तो स्टूडेंट, आपको मालूम है कि हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया है किस तरीके से हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनकी ओर से। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, मैं अगर कहूँ तो 3 टाइप्स के मेटल्स थे। जो सबसे टॉप पर थे वो हाईली रिएक्टिव थे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। जो बीच में आ रहे थे एक्सेप्ट द हाइड्रोजन, वो कहला रहे थे मॉडरेट रिएक्टिव। और जो नीचे आ रहे थे रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब लेस रिएक्टिव थे। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने हाईली रिएक्टिव को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे रॉक सॉल्ट जो है NaCl, ये ओर है सोडियम का, यानी कि अगर हमें सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है तो हम कौन सी ओर सेलेक्ट करेंगे? NaCl। इसको हम मोल्टन स्टेट में ले लेंगे या एक्वस स्टेट में और इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। तो क्या होगा कि जो दो रॉड्स होती हैं, पॉजिटिव एनोड बोलते हैं, नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं। तो सोडियम मेटल जो होता है वो कैटाइंस बनाता है, तो वो कैथोड पर जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा। और क्लोरीन गैस एनोड, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होती है Cl नेगेटिव, तो ये एनोड पर जाएगी और अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और क्लोरीन गैस लिबरेट करेगी। तो स्टूडेंट, ये तो था एक रिवीजन। आप अगर पूरा डिटेल में देखना हो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट कुछ टर्म्स हैं, मैंने बताई भी थी, दोबारा मैं बता देता हूँ। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ मेटल, जो कि नेचुरली अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। अर्थ क्रस्ट में जब प्रेजेंट होते हैं तो वो दूसरी चीज़ों से मिक्स रहते हैं, यानी कि दूसरी चीज़ों के साथ रहते हैं, जैसे कि सैंड है, सिलिका है, मड। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अर्थी इम्प्योरिटीज़, जो कि मिनरल्स के साथ प्रेजेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं गैंग और मैट्रिक्स। GNGU, गैंग एंड मैट्रिक्स, गैंग या गैंगू या मैट्रिक्स, ठीक है, जिस तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन करें। तो ये कहलाती है आपकी अर्थी इम्प्योरिटीज अलोंग विद मिनरल्स, दे आर कॉल्ड द गैंग। मिनरल्स क्या थे? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, जो कि अर्थ के में प्रेजेंट थे, मेटल्स के कंपाउंड थे। अब जिन मिनरल्स में से हम मेटल्स को प्रॉफिटेबली इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं ओर्स, है ना। तो उसको बोलते हैं ओर्स। तो हमने पढ़ा था कि सारे मिनरल्स ओर नहीं होते, लेकिन सारे ओर जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं। अब जब हमने मेटल्स की ओर सेलेक्ट कर ली, अब हम इसमें से मेटल को निकाल रहे हैं। तो यानी कि जब हम ओर से मेटल को ले रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस करने होंगे। उन प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इन ईजी एंड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली वे, दिस इज कॉल्ड द मेटलर्जी। तो आई होप आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी, मिनरल्स, ओर, गैंग, मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन। अब हम स्टूडेंट, यहाँ एक ये चार्ट है कि हम इसको जो है इस तरीके से, हम जब भी एग्जाम में आएगा तो इस चीज़ को हम माइंड में रखकर ही सॉल्व करेंगे अपनी मेटलर्जी, जिससे कि आपको इजीली आएगा। तो स्टूडेंट देखते हैं, हाईली रिएक्टिव जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, किस तरीके से आप करोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, जिससे कि आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। और ये प्योर मेटल कहाँ मिलेगा स्टूडेंट? आपको कैथोड पर मिलेगा, ये ध्यान रखना। फिर आते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि आयरन है, जिंक है, लेड है। तो ये जो होते हैं, ये 2 टाइप्स की ओर होती हैं, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर। यानी कि अगर ये जैसे ZnCO3 है, कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसको कार्बोनेट ओर कहा जाएगा, और ZnS है तो वो सल्फाइड ओर होगा। कार्बोनेट ओर का हम कैल्सिनेशन करेंगे, जिससे वो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। अगर सल्फाइड ओर है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। दोनों में ही ये जो है और दोनों ही क्या हो रही है? मेटल ऑक्साइड में चेंज हो रही है, ठीक है। इसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इसका फिर हम रिडक्शन करेंगे, जिसमें से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो हमें इम्प्योर मेटल मिलेगा। इम्प्योर मेटल की जब हम रिफाइनिंग करेंगे तो हमें मिलेगा प्योर मेटल। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब लेस रिएक्टिव वाले में आपको क्या करना है कि लेस रिएक्टिव जो मेटल है, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये क्या होते हैं कि सल्फाइड ओर में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट ओर में नहीं होते। तो सल्फाइड ओर की हम रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करके हम उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज कर लेते हैं, उसको हीट करके हम इम्प्योर मेटल मिलता है, इम्प्योर मेटल की हम रिफाइनिंग करते हैं तो प्योर मेटल मिलता है। ये एक मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाया है। अब हम पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। देखो स्टूडेंट, आपने क्या करनी है? ओर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मिनरल्स तो बहुत सारे हैं,
आप सभी मिनरल से मेटल्स को नहीं ऑब्टेन कर सकते। जिस मिनरल्स में से मेटल आप ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबली वे में मिलेगा, इजी वे में मिलेगा, इजी तो नहीं होता लेकिन हाँ कॉस्ट के कंपेरिजन में अगर मैं बात करूँ कि अगर आप लेबर लगा रहे हो कि हाँ आपने अगर डिग आउट करा, आपने प्रोसेस पूरा किया और उसमें 1 लाख रुपए खर्च हुए और आपको 10 लाख रुपए का मेटल मिल रहा है, तो यानी कि वो प्रॉफिटेबली है। या 1 लाख लगाया, आपको 6-7 लाख का मेटल आपको मिला, तो वो प्रॉफिटेबली है। ईजी तो नहीं होता लेकिन हाँ कि इजीली कन्वीनियंटली वे में, प्रॉफिटेबली वे में, तो वो कहलाते हैं ओर्स। तो सबसे पहले आप ओर ले लोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया है जिंक का, ZnS और ZnCO3। ZnCO3 को मैंने बताया था कैलामाइन होती है, ये और नेम है होता है, और ZnS जो होता है वो जिंक ब्लेंड होता है। ठीक है, और की स्टूडेंट डेफिनेशन क्लियर हो गई। ZnCO3 क्या है, कैलामाइन, और प्रीवियस वीडियो में मैंने फॉर्मूले भी लिखे थे, आप उनको याद कर सकते हो। और ZnS को बोलते हैं जिंक ब्लेंड। ठीक है, अब ये जो और स्टूडेंट होगी ये कहाँ होगी, अर्थ में होगी, है ना। अब क्या होता है, जब ये अर्थ में होगी स्टूडेंट, तो इसके साथ कुछ अर्थी मटेरियल्स भी तो होंगे, जिनको हम क्या बोल रहे थे, गैंग और मैट्रिक्स, जैसे सैंड होगा, सिलिका होगा, मड होगा। जैसे कि वेजिटेबल्स जो होती है जैसे कि अर्थ में है, और फार्मर जैसे कि पोटैटो है, आलू है। ठीक है, आलू अब वो फार्मर जो है खोद कर मिट्टी से निकाल रहा है ना, जमीन से निकाल रहा है, तो उसके साथ क्या होगी, मिट्टी भी आएगी, कुछ और चीज भी आएगी, बालू भी आएगी, रेत भी आएगी, तो वो सब क्या हो गए, गैंग हो गए। तो ऐसे ही जब आप कोई चीज अर्थ में से निकाल रहे हो तो उसके साथ क्या होंगी, इम्प्योरिटीज भी आएंगी, तो वो क्या होंगी, गैंग हो गई। अब जब आपने ये जो बड़े बड़े पीसेस निकाले, ये ZnS या ZnCO3 के ये बड़े बड़े पीस हैं, अब आप इनको मशीन्स में तो इतना बड़े बड़े नहीं रख दोगे, क्योंकि आपको मालूम है आपको क्या करना पड़ेगा, इनको ब्रेक करना पड़ेगा स्मॉलर पार्टिकल में, जिससे कि रिएक्शन फास्ट हो। आपको मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी रिएक्शन फास्टर होती है। तो ये जो बड़े बड़े लम्प्स जो हमको मिले हैं ओर्स ZnS या ZnCO3 के, इनको क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे पाउडर फॉर्म में, स्मॉल फॉर्म में ब्रेक करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं पल्वेराइजेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पल्वेराइजेशन, PULVERISATION। पल्वेराइजेशन का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े पीसेस ओर को ब्रेक करना स्मॉलर पीसेस में, पल्वेराइजेशन। अब चलिए मैंने ओर सेलेक्ट कर ली, और में से मैंने बड़े बड़े पीसेस निकाल लिए ZnS ZnCO3 के, उनको ब्रेक कर लिया। अब जब ब्रेक कर लिया, अब इसमें से अब हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे, है ना। इम्प्योरिटीज को रिमूव जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है कंसंट्रेशन। यानी कि आप क्या करोगे, आप रिमूव करोगे इम्प्योरिटीज को। इम्प्योरिटीज क्या बोल रहे हो आप, टर्म क्या दिए, गैंग और मैट्रिक्स, यानी कि अर्थी मटेरियल जो कि एसोसिएटेड थे और उसके पार्टिकल्स के साथ, उनको हम बोल रहे थे गैंग और मैट्रिक्स, इनको रिमूव करोगे। ये प्रोसेस कहलाएगा कंसंट्रेशन। इसका एक और नेम होता है बेनिफेक्शन, और एक और नेम होता है ड्रेसिंग। अलग अलग बुक में अलग अलग है, तो मैंने ये सारी बुक से ही आपको लिख दिए हैं। ड्रेसिंग ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर या बेनिफेक्शन ऑफ ओर का मतलब क्या है ना। मोस्टली ये टर्म्स तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, ड्रेसिंग और होता है अलग बुक में, तो इसका मतलब होता है कि आपको क्या करना है, इम्प्योरिटीज अर्थी मटेरियल को रिमूव करना है और पार्टिकल्स में से, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। यानी कि पहले स्टूडेंट मैंने क्या किया, मतलब अर्थ को डिग आउट करके बड़े बड़े पीस निकाले, अब उसमें से मैंने उसको पाउडर फॉर्म में ब्रेक किया, स्मॉलर पीसेस में ब्रेक किया। अब मैं उसमें से अर्थी इम्प्योरिटीज को हटा रहा हूँ, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, और का कंसंट्रेशन और बेनिफेक्शन। अब जब ये हो गया इतना मोटे रिएक्टिव का, तो अब ये और जो है मैंने जो डिग आउट करी, या तो वो कार्बोनेट फॉर्म में होगी या सल्फाइड फॉर्म में होगी, है ना। मोस्टली हम कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने ये ZnCO3 लिया, कैलामाइन लिया, अब ये जो कार्बोनेट फॉर्म में है स्टूडेंट, अब मैं इसको हीट करूंगा इन एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी CO3 है, कार्बोनेट आइंस है, तो इन एब्सेंस ऑफ एयर या बहुत थोड़ी सी अमाउंट में, तो ये क्या होगा, ZnO प्लस CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलेंगे कैल्सिनेशन। यानी कि आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट, कैल्सिनेशन अगर आए, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मेटल कार्बोनेट ओर, यानी यहाँ पर मैंने जिंक लिया, हो सकता है आयरन कार्बोनेट भी हो, कोई सी भी हो सकती है, लेड कार्बोनेट हो, तो मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में चेंज कर रहे हो। देख रहे हो ना आप, कार्बोनेट ओर को किस में चेंज कर रहे हो, मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, अब आप इसको हीट कर रहे हो इन एब्सेंस ऑफ एयर, या बहुत कम, यानी कि अबाउट 1% एयर है, इतना कम, उसको बोलते हैं आप कैल्सिनेशन। अगर ये सल्फाइड ओर होती, जिंक ब्लेंड होती, जिंक, तो आप क्या करते हैं, ZnS। अब स्टूडेंट यहाँ तो ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, ऑक्साइड में चेंज करना है, तो अब आपको एयर की जरूरत पड़ेगी। एयर से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा 2ZnO प्लस 2SO2। अब यहाँ पर ये SO2 गैस रिलीज हो जाएगी, इस प्रोसेस को बोलेंगे रोस्टिंग। तो सिंपल सी बात है, जब कार्बोनेट ओर को आप मेटल ऑक्साइड में चेंज करोगे तो कैल्सिनेशन बोलोगे, जब सल्फाइड ओर को आप मेटल ऑक्साइड में चेंज करोगे तो बोलोगे रोस्टिंग। अगर एग्जाम में आ जाए कि डिफरेंस करिए आप रोस्टिंग और कैल्सिनेशन,
को आप डिफरेंस करिए, है ना। जब आप डिफरेंस करोगे तो क्या होगा कि इसमें क्या होते हैं, हम कार्बोनेट ओ लेते हैं, इसमें हम सल्फाइड ओ लेते हैं, पहला डिफरेंस ये हो गया। ये इन एब्सेंस ऑफ एयर में होता है या लिटिल अमाउंट ऑफ एयर में, ठीक है, या तो एयर नहीं होगी या होगी तो बहुत थोड़ी। ये इन प्रेजेंस ऑफ एयर होती है, ऑक्सीजन होती है। इसमें कौन सी गैस रिमूव आउट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें होती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट क्या होता है कि ये हमने ये किया। अब अगर पूछा जाए कि बेनिफिट क्या है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने के, तो ये होता है कि इससे जो होती है कि जब ये हीट होती है, यानी कि ये एयर की प्रेजेंस में हीट हो रही है और ये इन एब्सेंस ऑफ एयर हो रही है, तो इसमें से जो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है। अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर अगर पूछा जाए, मुझे याद आ गया कि अगर हम सही ये इम्प्योरिटीज को रिमूव नहीं करें, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो इम्प्योरिटीज होंगी ये आगे पॉइजन की तरीके से वर्क करेंगी और रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देंगी। हो सकता है वो प्रोसेस ना हो। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम ये प्रोसेस करवाते हैं तो इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं। जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो जो पोटैटो होता है तो हम उसको पहले वॉश कर लेते हैं, छील लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो सब्जी में अगर जब कोई मिट्टी नहीं होगी तो हम अच्छे से खा पाएंगे। अगर वही अगर हम किरकिरी अगर आ रही होगी, उसमें अगर मिट्टी होगी, कंकड़ आ जाएगा, तो आप नहीं खा पाओगे। तो इसी तरीके से क्या होगा कि ये जो और में से हमने जो गैंग को रिमूव किया, तो क्यों किया स्टूडेंट, अगर पूछा जाए कि जिससे कि ये इम्प्योरिटीज क्या करेंगी, आगे पॉइजन की तरीके से वर्क करेंगी। पॉइजन वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कंसंट्रेशन करने के या बेनिफेक्शन करने के, ड्रेसिंग करने के सर मेथड्स क्या क्या हैं, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कंसंट्रेशन हम हाइड्रोलिक वॉशिंग से भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे ओर के पार्टिकल मिट्टी वगैरह लगी है, हम पानी से उसको वॉश कर दें। या अगर कोई मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज है तो हम उसको मैग्नेट से रिमूव कर लें, यानी कि ओर नॉन मैग्नेटिक है, ओर के पार्टिकल, और जो इम्प्योरिटीज है वो मैग्नेटिक है, तो हमने मैग्नेट को इस तरीके से घुमाया तो स्टूडेंट क्या होगा कि जो इम्प्योरिटीज हैं मैग्नेटिक इन नेचर वो सारी मैग्नेट से स्टिक कर जाएंगी और पार्टिकल सब सेपरेट हो जाएंगे। तो ये ड्रेसिंग के कंसंट्रेशन या बेनिफेक्शन और ड्रेसिंग के मेथड्स हो गए। हाइड्रोलिक वॉशिंग, यानी कि आप वाटर से वॉश कर रहे हो, मैग्नेटिक सेपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक दो मैंने मेथड बता दिए। क्यों ज़रूरी है भाई रिमूव करना इम्प्योरिटीज, क्योंकि ये पॉइजन की तरीके से वर्क करेंगे। अब आप पानी से जब इसको धो रहे हो तो इसमें क्या होगा, वाटर वेपर होंगे या मॉइस्चर होगा। तो उस मॉइस्चर को जब आप रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करवाओगे तो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती है। अब स्टूडेंट अब आते हैं यहाँ पर, हमने दोनों ही केस में क्या करा, चाहे वो सल्फाइड ओर थी या कार्बोनेट ओर थी, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया ZnO में, ठीक है। अब क्या हो जाए कि स्टूडेंट अगर हम सोचें कि हमें जिंक चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो हम ऐसा सब्सटेंस ले लें जो कि ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ऑक्सीजन को हटा दे, तो क्या बच जाएगा, जिंक बच जाएगा। तो ZnO में से हमने क्या ले लिया, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, जो दूसरे का रिडक्शन करे। तो कार्बन क्या करिए, रिडक्शन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का एडिशन तो ऑक्सीडेशन था और रिमूवल क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन क्या करेगा, इसके ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, तो ये वर्क करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये अपना ऑक्सीडेशन करेगा, कार्बन चेंज हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो ये अपना तो ऑक्सीडेशन कर रहा है लेकिन दूसरे का क्या कर रहा है, रिडक्शन। तो ये कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कार्बन होता है, एल्यूमिनियम होता है। ये हम अभी और एग्जांपल लेंगे कि कहाँ पर हम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो कार्बन अगर मैंने यहाँ लिया तो कार्बन ने क्या करा भाई, ऑक्सीजन को कंबाइन कर लिया और ये खुद रिलीज हो गई। अब क्या बचा हमारे पास, जिंक। अब ये जो हमें जिंक मिल गया, ये जो हमें मेटल मिल गया, क्या ये 100% प्योर था स्टूडेंट, नहीं। तो ये अभी क्या है, इम्प्योर मेटल हमको मिला है, जिंक। अब इस इम्प्योर मेटल को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसको प्योर करेंगे। कौन से मेथड से करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी कि रिफाइनिंग मैंने लिखा है यहाँ पर, रिफाइनिंग लिखा है, लेकिन रिफाइनिंग हम नॉर्मल रिफाइनिंग जो है वो बहुत स्लो होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग फास्ट होती है। तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती कैसे। देखो यहाँ पर हमने लिया है, ये लिया है हमने इम्प्योर मेटल रॉड, यानी कि इम्प्योर मैंने जिंक लिया, ठीक है। मेटल की रॉड है बहुत मोटी सी। तो फिजिकल जो इंप्योरिटीज थी शुरू में वो हमने निकाल दी थी, लेकिन अभी भी इसके अंदर केमिकली कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होंगी अंदर, तो हमें उनको रिमूव करना है ना। तो ये इम्प्योर जिंक ली, इम्प्योर रॉड को आप कनेक्ट कर दोगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, तो इसलिए आप इसको एनोड बोलोगे। मैंने बताया था एड का मतलब होता है पॉजिटिव, एनोड ए से स्टार्ट हो रहा है और प्लस साइन होता है तो एनोड पॉजिटिव होता है, इम्प्योर ले लिया। और यहाँ पर मैंने, क्योंकि यहाँ पर मुझे जिंक डिपॉजिट होगा, तो मैं एक पतले से वायर टाइप की जिंक की प्योर मेटल की रॉड ले लूँ, प्योर जिंक की एक पतली सी रॉड ले ली। अब मैंने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया ZnSO4 एक्वस। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया, अब क्या होगा कि ये Zn है, ये वाली जो रॉड है, ये है रॉड जो है वो है एक्टिव रॉड, मतलब ये पार्टिसिपेट करेगी, ये जिंक को आयंस को लूज करेगी और सॉल्यूशन में ऐड करेगी,
तो यानी सॉल्यूशन में ऐड हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव, यानी ये रॉड डिजोल्व होती जाएगी और इसका जो जिंक है वो किस फॉर्म में आने लगेगा, Zn2 पॉजिटिव फॉर्म में सॉल्यूशन में आने लगेगा। सॉल्यूशन से Zn2 पॉजिटिव, यानी कि आप देखो एनोड पे मैं रिएक्शन लिखता हूँ, एनोड पर स्टूडेंट क्या होगा, जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Zn2 पॉजिटिव बनाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है। अब ये जो जिंक Zn2 पॉजिटिव है ये कहाँ जाएंगे, ये आ जाएंगे सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में ZnSO4 भी है, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव रॉड है ये क्या करेगी, पॉजिटिव आइंस को अपनी तरफ अटैक करेगी। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा कि Zn2 पॉजिटिव आइंस को अपनी तरफ अटैक करेगी और कहेगी भाई ये तुम मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले लो और ये Zn बना लो। अब ये जो मेटल है ये प्योर है। अब ये मेटल क्या होगा, इस पर आकर डिपॉजिट होने लगेगा। तो ये ऑलरेडी जिंक की रॉड थी, जिंक की प्लेट थी, जिंक की रॉड थी, तो इस पर और जिंक आने लगा प्योर, ये और मोटी होती जाएगी, मतलब ये रॉड मोटी होती जाएगी, थिक होती जाएगी, और जबकि ये वाली रॉड जो होगी वो डिजोल्व होती रहेगी, पतली होती रहेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एनोड पर ये रिएक्शन हो गई, कैथोड पर ये हो गई। अब जब ये पूरी रॉड डिजोल्व हो जाएगी तो सारा मीन्स जो सारा जो जिंक है वो प्योर किस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कैथोड पर। अब इसमें जो ये जो डस्ट पार्टिकल जो नीचे रह जाएंगे, जो इम्प्योरिटीज के, वो कहाँ रह गए, एनोड के नीचे ही तो रह गए, एनोड के पास रह गए, कैथोड के पास तो रहे नहीं। तो इसको हम बोलते हैं एनोड मड। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एनोड मड, यानी कि वो अर्थ या इम्प्योरिटीज के पार्टिकल्स जो नियर रहते हैं कहाँ पर, एनोड के पास रहेंगे, उसको बोलेंगे हम एनोड मड। तो स्टूडेंट आपने देखा क्विकली, क्या मैं रिवीजन करा देता हूँ कि हमने ओ सिलेक्ट कर ली, ZnS या ZnCO3, जिंक ब्लेंड या जिंक कैलामाइन। अब इसको जो है हमने वो सिलेक्ट कर ली, इसमें से हमने जो है रिमूव की इम्प्योरिटीज को, यानी कि गैंग और मैट्रिक्स को, उस प्रोसेस को बोला गया कंसंट्रेशन, बेनिफेक्शन और ड्रेसिंग। ये किस तरीके से हुआ, हाइड्रोलिक वॉशिंग यानी कि वाटर से वॉश करके, या मैग्नेटिक सेपरेशन, और भी मेथड होते हैं, उस तरीके से हमने कर लिया। अब जब हमने ये कर लिया तो हमको ये ओर मिल गई। अब ये ओर में जैसे कि हमने वाटर से वॉश किया था तो इसके अंदर कुछ होंगी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होंगी, हम इसको हीट करेंगे। पहले वाले को हमने इन एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया या कम एयर में हीट किया तो ZnO और CO2 गैस बनाई, इसको प्रोसेस को बोलेंगे कैल्सिनेशन। और दूसरी अगर सल्फाइड था तो हमने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, एयर की प्रेजेंस में हमने इसको हीट किया, ये डेल्टा का साइन है, हीट का साइन, तो ये ZnO और SO2 बनाएगा। अब ये जो ZnO है, अब इसमें इसका हमने रिडक्शन करवाया एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी एल्यूमिनियम या कार्बन के साथ, तो इसने CO बना लिया और Zn ये हमको मिल गया। ये Zn इम्प्योर था, इम्प्योर को हमने क्या करा, रिफाइनिंग करेंगे। इस रिफाइनिंग को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिसमें हम इम्प्योर जिंक को एनोड से कनेक्ट कर देंगे, प्योर जिंक की रॉड को कैथोड से कर देंगे। ये रॉड डिसॉल्व होती जाएगी, आइंस बनाती रहेगी, आइंस सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्यूशन से आइंस इस पर मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट होते रहेंगे, ये रॉड मोटी होती जाएगी और ये रॉड पतली होती जाएगी। जो इम्प्योरिटीज है जो इस एनोड के पास मिलेगी उसको बोलेंगे एनोड मड। इनके बाद हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन किस तरीके से करते हैं। तो ये Fe2O3 है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट ओर होती है आयरन की, जिससे हम आयरन ऑब्टेन करते हैं। तो ये ऑलरेडी किस फॉर्म में, मेटल ऑक्साइड फॉर्म में। यहाँ पर ये ना तो ये कार्बोनेट थी ना ये सल्फाइड थी, तो हम इसकी कैल्सिनेशन रोस्टिंग करेंगे नहीं। अब हम यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो हम इसका रिडक्शन करवाएंगे एल्यूमिनियम से, Al2O3 बनाएगा प्लस आयरन बनेगा। इस प्रोसेस को स्टूडेंट थर्माइट वेल्डिंग या थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन बहुत यूजफुल होती है, जैसे जो आयरन के टूल्स होते हैं बड़ी बड़ी मशीन्स के, उनको पूरी मशीन को रिप्लेस ना करके उनके पार्ट्स को वेल्ड कर देते हैं या ज्वाइन कर देते हैं, उसमें यूज़ होता है इसका थर्माइट वेल्डिंग का। या जैसे आपने देखा हो जो आयरन के जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनमें अगर गैप आ जाए, तो स्टूडेंट ये तो नहीं कि आप पूरे ट्रैक को रिप्लेस करोगे, इतना टाइम लगेगा। तो एक छोटा सा अगर होल हो गया है या कोई गैप आ गया, तो उसको क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर वो मशीन लेकर आएंगे जिसमें हम पाउडर हेमेटाइट लेंगे, आयरन थर्ड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पाउडर लेंगे और इसको इग्नाइट करवाएंगे, मतलब जलाएंगे, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपको लकड़ी जलानी होती है, आप पेपर का यूज़ करते हो, पॉलीथीन का यूज़ करते हो, ऑयल का यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैग्नीशियम रिबन का, जो कि इसकी रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होती है। मैग्नीशियम रिबन हम लेंगे, उसको इग्नाइट करेंगे, तो क्या होगा, ये आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और यहाँ पर आयरन मोल्टन फॉर्म में आ जाएगी। इस मशीन को हम इस तरीके से रोटेट कराएंगे जिससे ये इस शेप का हो जाएगा और ये रेलवे ट्रैक ज्वाइन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको थर्माइट वेल्डिंग की इंपॉर्टेंस आ गई होगी।
नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे मैंने मरकरी और कॉपर का लिया है। मरकरी है तो ये मैंने बोला था ये किस फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड फॉर्म में। तो HgS है, इसकी हमने रोस्टिंग करवाई यानी कि हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो 2HgO बनाया प्लस SO2 गैस इसने रिलीज कर दी। अब देखो ये जो 2HgO है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प नहीं लेंगे, तो 2HgO इसको हीट करेंगे तो 2Hg प्लस O2 मिलेगा। अब ये जो इम्प्योर मेटल मिला इसकी हम फर्दर रिफाइनिंग करेंगे तो ये हमको प्योर मिल जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं कॉपर का। ये स्टूडेंट ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, तो कॉपर भी लेस रिएक्टिव मेटल है, किस फॉर्म में होगा, सल्फाइड। तो यहाँ पर हमने Cu2S ले लिया प्लस 3O2 Cu2O प्लस 2SO2 यानी कि मेटल ऑक्साइड बन गया। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है, अब ये एल्यूमिनियम और कार्बन की हेल्प से रिड्यूस नहीं होगा। ये क्या करेगा, जो Cu2S है ये और फर्दर रिएक्ट करेगी और इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगी। इसको बोलेंगे ऑटो रिडक्शन, यानी कि ये जो और है इसने खुद ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो इसने इसका रिडक्शन कर दिया ऑटोमेटिकली, तो इसको बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। तो यहाँ पर हमें 6Cu प्लस SO2 मिलेगा स्टूडेंट। तो अब देखो इस जो कॉपर ये अभी हमें मिली ये इम्प्योर है, इसके अंदर अबाउट 1% इम्प्योरिटी होती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको ग्लिस्टर कॉपर। और अब इसको हमें कैसे प्योर कर लेंगे, जैसे कि हमें इम्प्योर कॉपर मेटल मिला है, अब हम इसकी रिफाइनिंग करेंगे प्योर मेटल। तो रिफाइनिंग का प्रोसेस स्टूडेंट वही रहेगा कि यहाँ पर आप एक इम्प्योर कॉपर रॉड लोगे, पहले हमने जिंक की ली थी, अब ये कॉपर की रॉड ली है। यहाँ आप कैथोड पर प्योर कॉपर की रॉड बनाओगे, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लोगे इलेक्ट्रोलाइट पर, ये रॉड डिसॉल्व होगी, कॉपर चेंज हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव आइन में, ऑक्सीडेशन होगा 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कहाँ होगी स्टूडेंट, एनोड पर। कैथोड पर क्या होगा, ये आइंस जो है सॉल्यूशन से कैथोड पर जाएंगी, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और ये बनाएगी Cu, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये प्योर कॉपर इस पर डिपॉजिट होती रहेगी, ये रॉड थिन होती जाएगी, ये रॉड थिक होती जाएगी, जो इम्प्योरिटीज हैं वो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगी नियर द एनोड और इसको बोलेंगे एनोड मट। तो स्टूडेंट ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स के एक्सट्रैक्शन किए जिसमें हमने हाईली रिएक्टिव का भी पढ़ा, मॉडरेट रिएक्टिव का भी पढ़ा और लेस रिएक्टिव का भी पढ़ा। तो स्टूडेंट इसको आप अच्छे से नोट करो, याद करो, नोट्स बनाओ और स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिससे वो भी इसको इस डिफिकल्ट टॉपिक को इजीली समझ पाएं। तो स्टूडेंट ये हमने आज ये मेटलर्जी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट रह गया है कोरोजन, यानी कि कोरोजन क्या होगा और उसके क्या मेथड्स हैं प्रिवेंशन के लिए, कोरोजन यूजफुल है या हार्मफुल है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, जब तक आप इसके नोट्स बनाएं, याद करें और अच्छे से पढ़ाई करें। और कोई भी अगर डिफिकल्टी अगर आ रही हो तो आप उसको कमेंट में लिख दें, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा।